मेरे प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सीरीज में आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम क्या है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है। एक वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा मैकेनिक्स में कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम है, लेकिन कहाँ पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। सो दिस थ्योरम गिव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दिस थ्योरम क्या बताएंगे कि दिस थ्योरम गिव्स लॉ ऑफ, किसका लॉ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट गिव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन, कहाँ पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कंजर्वेशन को बताने वाले थ्योरम कौन सा है? पॉइंटिंग थ्योरम। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या कहा जाएगा? ये वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम इन ईएम फील्ड। ईएम फील्ड मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो इसको हम लोग ले आएंगे मैक्सवेल इक्वेशन से। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं, 2 डाइवर्जेंस के, 2 कर्ल के। तो जो दोनों कर्ल वाले इक्वेशन है वहीं से अपनी शुरुआत करेंगे, हम वहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ठीक, तो आइए मैक्सवेल की शरण में चलते हैं। तो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन लिखेंगे और फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे। अगली बात क्या करेंगे कि जो बी है उसको हम एच में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू एच। सो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इज, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इज, क्या है थर्ड इक्वेशन? इट इज कर्ल ई भाई 2 डाइवर्जेंस के, 2 कर्ल के, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के, 2 मैग्नेटिक फील्ड के। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का, ये तीसरा इक्वेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो कर्ल ई होता है माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो अभी मैंने कहा कि बी को हम एच में चेंज कर लेंगे, तो बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू एच। चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी। बी क्या है? म्यू एच। जो चेंज करें यहाँ पर लिख दें सम्मानपूर्वक बी इक्वल टू म्यू एच। अब म्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये डिफ्रेंसिएशन के बाहर चला आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। इट इज कर्ल ई हो गया माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। इट इज योर इक्वेशन 1। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ई और एच में चेंज हो गया। अब थर्ड के बाद हम फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि फोर्थ भी किसका है? कर्ल का इक्वेशन है, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो फोर्थ इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। सो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज क्या है? याद कीजिए, इट इज कर्ल बी इक्वल टू म्यू जे प्लस जे डी, जहाँ जे है करंट डेंसिटी और जे डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और ये क्या होता है? डेल डी बाई डेल टी। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, बी को हम म्यू एच लिखेंगे क्योंकि बी को एच में चेंज कर लेंगे। सो इट इज कर्ल म्यू एच इक्वल टू म्यू जे प्लस जे डी हो गया डेल डी बाई डेल टी। क्यों डेल डी बाई डेल टी लिखा? सिंस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज डेल डी बाई डेल टी। ओके,
ये म्यू बाहर चला आएगा, सो इट इज म्यू कर्ल एच दिस इक्वल टू म्यू जे प्लस, और डी क्या है आपका, आपको पता है जैसे आपने बी को एच में चेंज किया है वैसे ही डी को ई में चेंज कर लो, तो डी होगा एप्सिलॉन ई। ठीक है, तो म्यू और म्यू चल बसे, क्या हो जाएगा ये, इट इज कर्ल एच दिस इक्वल टू जे प्लस, और ये हो गया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, डेल ई बाई डेल टी, इक्वेशन 2। ये आप चाहो तो यहाँ लिख लो कि डी आपका क्या है, इट इज एप्सिलॉन ई। ठीक, इतनी चीज़ आप लिख सकते हो, डी इज एप्सिलॉन ई। लेकिन बातें ही ख़त्म नहीं होती है, अब इसको हम क्या करेंगे, एच डॉट कर लेंगे, एच से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इसको ऐसे ई डॉट करेंगे, ई से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 यहाँ हमने क्या लिखा, एच डॉट डेल क्रॉस ई, लिख सकते हैं कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद एच, तो एच डॉट डेल क्रॉस ई ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू तो कांस्टेंट है, इट इज एच डॉट डेल एच बाई डेल टी। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1 से। ऐसे यहाँ पर ई का डॉट प्रोडक्ट लो, सो इट इज ई डॉट डेल क्रॉस एच दिस इक्वल टू, ये पूरे में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ई डॉट जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई डॉट जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, तो ये हुआ ई डॉट डेल क्रॉस एच, पहले इसमें डॉट प्रोडक्ट लें, सो इट इज ई डॉट जे प्लस, इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्योंकि एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो मैंने पहले लिख लिया, ई डॉट डेल ई अपान डेल टी। ये इक्वेशन 4 हो गया आपका। ओके, तो अब एक वेक्टर आइडेंटिटी और यूज करेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले कुछ जगह होनी चाहिए हमारे पास जहाँ पर हम यूज कर पाएँ, कुछ स्पेस चाहिए होगा जिसकी दिशा में हम प्रयासरत हैं इस समय। तो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की ज़रूरत है और हमें पूरा बोर्ड चाहिए होगा। इक्वेशन नंबर हो सकता मैं बीच में भूल जाऊं क्योंकि छोटा बोर्ड है, तो कोई बात नहीं, फिजिक्स से आपको मतलब है तो वो आप सिक्योर रखिएगा, इक्वेशन नंबर से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, थर्ड से फोर्थ को माइनस करते हैं बाई 3 - 4 बाई 3 - 4, तो क्या हो जाएगा, 3 क्या है, 3 है आपका एच डॉट डेल क्रॉस सी, एल एच एस माइनस करिए और आर एच एस से आर एच एस माइनस करिए। तो चलिए माइनस करते हैं, इधर लिखते हैं एल एच एस, इट विल बी एच डॉट कर्ल ई, फिर इसका एल एच एस ई डॉट कर्ल एच, फिर इसका, इन दोनों का एल एच एस हो गया, अब ये आर एच एस माइनस म्यू एच डॉट डेल एच बाई डेल टी, फिर ये माइनस
ई डॉट जे और माइनस एप्सिलॉन ई डॉट डेली बाई डेल टी। एक लाइन में और यूज करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसको लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी कन्वर्ट कर लेंगे तो ये होगा एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये होगा एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, कैसे अभी देखते हैं। तो एक स्टेप और यूज करते हैं, इट विल बी एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू, अब ये टर्म लिखा जाए, माइनस एप्सिलॉन ई डॉट डेली बाई डेल टी माइनस म्यू एच डॉट डेल एच बाई डेल टी माइनस ई डॉट जे। ये इक्वेशन कौन सा हो गया आपका? इट इज इक्वेशन 5। अब एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज करेंगे और इन दोनों को भी चेंज कर लेंगे, सब साथ में ही कर लेते हैं ताकि एक ही बार में वैल्यू पुट करने पे हमको कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो वेक्टर आइडेंटिटी क्या है? सिंस जो डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच ये होता है एच डॉट डेल क्रॉस ई, ये ए डॉट बी क्रॉस ई से है, ठीक है, माइनस अब ई आएगा ई डॉट डेल क्रॉस एच, तो ये आपका एल एच एस है। इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो? डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच। ओके, चलो ठीक। अब एक चीज़ है, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम? हाफ एप्सिलॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा मैथ अगर हम करें, देखिए क्या मैथ करने जा रहे हैं। सिंस डेल बाई डेल टी ऑफ ई डॉट ई, ई डॉट ई क्या होगा? ई स्क्वायर। ई डॉट ई क्या होता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से क्या होगा? ई डॉट फर्स्ट फंक्शन डेल बाई डेल टी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होगा। इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो ई स्क्वायर। ई डॉट ई क्या है? इट इज ई स्क्वायर। और ये क्या है? ट्वाइस ऑफ ई डॉट डेल बाई डेल टी, ठीक है, जो आपके यहाँ पर है। देयरफॉर ई डॉट डेल बाई डेल टी क्या हो जाएगा? 2 आके यहाँ डिवाइड होगा, ठीक, तो 1/2 डेल बाई डेल टी ई स्क्वायर। और क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो चाहे बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो, बात तो वही हुई। तो इट विल बी डेल बाई डेल टी ऑफ हाफ ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन भी है, सो यू कैन राइट इट एज, अच्छा ये एप्सिलॉन यहाँ लिखेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर एप्सिलॉन ई डॉट डेल बाई डेल टी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन को यहाँ बाहर मल्टीप्लाई करो तो डेल बाई डेल टी ऑफ हाफ ई स्क्वायर, और एप्सिलॉन कांस्टेंट ये भी अंदर चला जाएगा, तो इट इज सम माइनर स्पेस हियर,
तो ये हो जाएगा आपका डेल बाई डेल टी हमने पहले लिख लिया, एप्सिलॉन इनसाइड गया तो हाफ, इट इज हाफ एप्सिलॉन ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका हो गया 7। ओके, तो जैसे एप्सिलॉन ई डॉट डेल बाई डेल टी है, उसी तरीके से म्यू एच डॉट डेल एच बाई डेल टी है। बस जहाँ ई है वहाँ एच आ जाएगा, जहाँ एप्सिलॉन वहाँ म्यू हो जाएगा। तो अगर एप्सिलॉन ई डॉट डेल बाई डेल टी ऑफ हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर है, तो बस यहाँ म्यू आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन जगह पे म्यू है और ई की जगह पे एच है। तो सिमिलरली यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो आप, म्यू एच डॉट डेल एच बाई डेल टी, बस यही रहेगा। बस क्या हो जाएगा, हाफ वहीं रहेगा, एप्सिलॉन की जगह पे म्यू, ई की जगह पे एच का स्क्वायर। तो ये हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर क्या है, ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ऐसे हाफ म्यू एच स्क्वायर होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों को अगर यहाँ माइनस कॉमन लें, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जो एनर्जी स्टोर्ड हुई। क्योंकि डेल बाई डेल टी है, टाइम से डिवाइड है, तो कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और माइनस लगा है तो डिके ऑफ एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से, क्योंकि एलएचएस में जो ये है वहाँ ये पुट करेंगे, यहाँ 7 8, तो यूजिंग 6 7 8 इन 5 क्या पाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या पाते हैं। यूजिंग 6 7 एंड 8 इन 5, अगेन रेड लाइट एरिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच, इट इज डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच। फिर है माइनस एप्सिलॉन ई डॉट डेल बाई डेल टी, तो माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, फिर माइनस ये है तो डेल बाई डेल टी ऑफ हाफ म्यू एच स्क्वायर, और उसके बाद बेचारा ई डॉट जे पड़ा हुआ है। इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, या माइनस लगा दो तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक, तो ये एफ एक्स जगह पे हो गया, ये जी एक्स जगह पे हो गया, तो डेल बाई डेल टी आगे लिख के दोनों फंक्शन को साथ लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं। तो अभी इस इक्वेशन को क्या लिख लिया जाए, इट इज डाइवर्जेंस E क्रॉस H, दिस इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, बाहर लिख लिया हमने, और अब ये हो गया हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर, और माइनस ई डॉट जे। ये आपका इक्वेशन परहैप्स 8 होगा, क्योंकि 8 इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, आपने पहले लिखा था 1 2, माइनस किया तो 3 हो गया था, 4 5 6 7, हाँ 8 होना चाहिए, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर डजेंट मैटर,
तो अगर देखा जाए तो ई क्रॉस एच आपका पॉइंटिंग वेक्टर है, इसकी प्रीवियस लेक्चर में देखिए, जो कि होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ एरिया तो मिल नहीं सकता है क्योंकि डाइवर्जेंस है, तो हमको वॉल्यूम इंटीग्रल लेना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद डाइवर्जेंस है तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके हम इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे। अगली बात ये है आपका हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम का मामला हट जाएगा, क्योंकि अगर हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लिया तो पर यूनिट वॉल्यूम हट गया। इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी साथ में मल्टीप्लाइड है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी दोनों क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और टाइम से डिवाइड हुआ है, डेल बाई डेल टी है, तो पर यूनिट टाइम, और माइनस लगा है तो डिक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये है वर्क डन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कैसे, अभी क्लियर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है, जैसे अभी आप इससे पूछ सकते हैं कि भाई ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, मैग्नेटिक वेक्टर है, लेकिन यहाँ केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर है। तो मैग्नेटिक वेक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के द्वारा वर्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी क्लियर हो रहा है। फिलहाल ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो अगर यहाँ भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेंगे तो आपका वर्क डन मिल जाएगा, ठीक। तो सब मिला जुला के इसका हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। तो टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 8, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 8, अगर इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लोगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच dv दिस इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल बाई डेल टी, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन वॉल्यूम में है, डिफ्रेंसिएशन आपका किस में है, टाइम में है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, बट अभी हम इसको लिख लेते हैं कि इस पूरे का वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। इट इज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डी वी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी वी। यहाँ पर इसको पहले लिख लें, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। सो इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच डी वी माइनस डेल बाई डेल टी, क्या, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डी वी माइनस क्या, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी वी। ये इक्वेशन 9। तो इसकी तो फिजिकल मीनिंग मिल गई, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन इसकी फिजिकल मीनिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है क्रॉस एच, तो इसको एरिया में चेंज करना है, यानी क्या लेना है, इसका सरफेस इंटीग्रल लेना है। लेकिन ऐसे तो होगा नहीं, तो हमारे पास एक थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, जिसका काम है कन्वर्जन, ठीक है, परिवर्तन कराना। तो क्या अप्लाई करेंगे हम, अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि क्या है, वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करना, और ई क्रॉस एच का जो रिजल्टेंट है वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है और डेल ही वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा।
वॉल्यूम भी स्केलर। तो डाइवर्जेंस हमेशा वॉल्यूम में होता है, ये चेंज हो जाएगा सरफेस में, ठीक है। अब डाइवर्जेंस हट गया, ई क्रॉस एच आ गया, ठीक है, और डॉट डी एस, क्योंकि ई क्रॉस एच वेक्टर, डी एस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट स्केलर, ठीक है। यहाँ डी वी के साथ डॉट या क्रॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि डी वी क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो अब आपका ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन सरफेस में चेंज हो गया और इसकी फिजिकल मीनिंग है, क्यों? क्योंकि ई क्रॉस एच है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर दिया तो सॉरी ई क्रॉस एच है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी, ठीक। तो एरिया में इंटीग्रेट कर दिया तो पर यूनिट एरिया हट गया, पर यूनिट टाइम में भी हो गया। तो इक्वेशन 10 है। कंपेयरिंग 9 एंड 10 दोनों का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस का फर्ज है ये क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कंपेयरिंग 9 एंड 10 क्या होगा आपका, यहाँ लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डॉट डी एस दिस इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, और यहाँ क्या है, यहाँ है वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डी वी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी वी। तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। ये एनर्जी कैसे है, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। अब ये वर्क डन है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो वर्क को एक तरफ ले आइए, सब एनर्जी को एक तरफ ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी वी, इधर प्लस हो गया आके, और अब ये टर्म ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डी वी, और अब ये जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच डॉट डी एस। ये इक्वेशन आपका 11 हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इधर वर्क है इधर एनर्जी है, तो कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसे ही बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। अब इसके बाद हम लोग एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे है ये वर्क, कैसे है ये एनर्जी, ठीक। सो दिस इक्वेशन 11 एक्सप्लेन्स वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा थ्योरम एक्सप्लेन करता है, वर्क एनर्जी थ्योरम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड it is known as Poynting theorem, ठीक है। ये और क्या देता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट ऑल्सो गिव्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इसके टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देता है, कैसे ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो एक्सप्लेनेशंस ऑफ टर्म्स, एक्सप्लेनेशंस ऑफ टर्म्स देखो, तो पहले हम एलएचएस की तरफ चलें। जो ई है, एक चीज़ मैंने भी कहा था कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क डन है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में के द्वारा होता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा नहीं होता है। कैसे?
उसको समझ लें पहले। अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में है तो उसे फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। और अगर चार्ज Q मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर F इक्वल टू क्यू वेक्टर E। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज जाता है B वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में तो उसे फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। ये इंटर में आपने पढ़ा क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स होता है, लेकिन वी बी साइन थीटा क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में वी क्रॉस बी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हो गया एफ ई, ये मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हो गया एफ एम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एफ क्या हो जाएगा, फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इट इज एफ दिस इक्वल टू क्यू, यहाँ से क्यू कॉमन होगा, ठीक है। इट इज कह सकते हैं एफ ई प्लस एफ एम, दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू कॉमन होगा, और ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक, ई प्लस वी क्रॉस बी। अच्छा, यहाँ से अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड में तो वी क्रॉस बी इक्वल टू एफ एम। ये फोर्स जो है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, मतलब क्या है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यहाँ बी क्रॉस बी इक्वल टू एफ एम, मतलब एफ इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, फोर्स के डायरेक्शन में। वेलोसिटी मोशन किधर हो रहा है, फोर्स के परपेंडिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जिधर वेलोसिटी उसी तरफ मोशन। तो मोशन हो रहा है, वेलोसिटी है फोर्स के परपेंडिकुलर, है ना। फोर्स के परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी है, मोशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, ठीक है। तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं इसे, स्टेटमेंट में नहीं लिखना है। फॉर मैग्नेटिक फील्ड जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी के फोर्स के परपेंडिकुलर है, और जो वर्क डन होता है आपने पढ़ा है इट इज एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, जहाँ एस डिस्प्लेसमेंट है। और अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 क्या हो जाएगा जीरो, और 90 डिग्री एफ एस कॉस 90 और कॉस 90 हो गया जीरो, मतलब वर्क डन भी क्या हो जाएगा जीरो। सो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं होगा, ठीक। तो केवल किधर वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहाँ पर वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टेटमेंट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिख सकते हो कि वर्क डन फॉर मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, वर्क डन फॉर मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, सो वर्क डन इज ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो ई डॉट जे क्या होगा, सिंस ई डॉट जे की वैल्यू हम लोग निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वी बाई डी, और करंट डेंसिटी क्या है आई बाई ए, हम स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये हुआ वी आई बाई डी इंटू ये क्या है वॉल्यूम, और वी आई क्या है पावर, पी इक्वल टू वी आई पढ़ा होगा आपने, पावर पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, पावर पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो पावर पर यूनिट वॉल्यूम ई डॉट जे क्या होगा, पावर पर यूनिट वॉल्यूम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, या वर्क पर यूनिट, ये क्या है भाई, अगर हम वर्क अपान डी टी इंटू वॉल्यूम करें, वॉल्यूम 1 dt 1, तो ये क्या वर्क पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम,
और वॉल्यूम इंटीग्रेट कर लिया हमने, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेट कर लिया तो पर यूनिट वॉल्यूम हट गया, तो केवल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो चूंकि ये वर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का वर्क पे कोई असर नहीं है। तो E डॉट जे है वर्क डन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो इसका अगर आपने वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिया, इट इज E डॉट जे डी वी, अब पर यूनिट वॉल्यूम हट जाएगा, वर्क डन इन EM फील्ड पर यूनिट टाइम। या कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क dW बाई dt इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चलिए अभी हम इस इक्वेशन को नहीं रफ करते हैं, ऊपर ही रफ करते हैं। तो पहला टर्म क्लियर होगा, क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पहला टर्म आपका क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं ये क्या है। हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे बोलो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ पर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाफ म्यू एच स्क्वायर क्या है, इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों को ऐड कर लिया, क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन, दोनों हो गया ना, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लिया तो पर यूनिट वॉल्यूम वाला पाप धुल जाएगा, ये टर्म हट जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर हाफ म्यू एच स्क्वायर डी वी। वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिया तो ये टर्म हट जाएगा, इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और डेल बाई डेल टी लिखा तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम हो गया, टाइम से डिवाइड किया तो एनर्जी पर स्टोर्ड पर यूनिट टाइम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लेकिन माइनस लगा है, तो माइनस मतलब क्या, घटाना, डिके करना, डिक्रीज करना। तो ये क्या बताएगा, डिके इन एनर्जी, डिके इन एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
डिके इन एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और कब? पर यूनिट टाइम, टाइम से डिवाइड किया ना, तो डिके इन एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डिके कर सकते हैं। अगर यहाँ पर यूनिट टाइम ना लगाएं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिके, दोनों लिख सकते हैं, या तो रेट ऑफ डिके इन एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या डिके इन एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट टाइम, दोनों ही सही है। ई क्रॉस एच क्या है? यहाँ दो पार्ट बना लें, सिंस ये तो दूसरी बात थी। तीसरी बात में क्या है? ई क्रॉस एच क्या है? इट इज पॉइंटिंग वेक्टर। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहाँ पर? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो होती है। तो एरिया में इंटीग्रेट किया तो पर यूनिट एरिया वाला काम हट गया। तो सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ये ds होगा, डॉट ds है तो यहाँ डॉट लगेगा, ये ध्यान देंगे। सो इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, एरिया में इंटीग्रेट किया तो पर यूनिट एरिया हट गया, इट इज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और माइनस लगा दिया, ये सॉरी यहाँ एस है, सरफेस इंटीग्रेशन है, ds है तो यहाँ एस होगा, तो माइनस लगा दिया तो ई क्रॉस एच डॉट ds क्या होगा? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी EM एनर्जी। अब यहाँ से पर यूनिट टाइम हटा देंगे क्योंकि यहाँ रेट लगा दिया, या तो रेट लगाओ या पर यूनिट टाइम, एक ही चीज़ करो। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लोइंग थ्रू ए सरफेस। So hence from 11 we conclude that total energy remains conserved या total work is converted into energy। जो वर्क किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो क्या हुआ? कुछ एनर्जी में डिके हुआ, कुछ एनर्जी फ्लो कर गई, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 11 हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि जो टोटल वर्क हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वर्क नहीं होता है, वो टोटली कंजर्व हुआ। तो ये आप लिख सकते हो क्या कि 10 फ्रॉम 11 टोटल वर्क is converted into energy, hence it is work energy theorem। it is work energy theorem। कहाँ पर? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही आता है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। ओके, ऑल द बेस्ट।